हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं नवनिर्वाचित भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति से जुड़े हुए विवाद के बारे में। हालांकि विवाद सरासर यही है कि इनकी नियुक्ति जो की गई है वो एक गलत प्रक्रिया से की गई है, यह प्रक्रिया ठीक नहीं है। ऐसा क्यों और क्या है मामला, जरा इसको अच्छे से समझते हैं और जानते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, फिलहाल सारा जो विवाद है वो प्रस्तुत किया गया हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के द्वारा। इनका साफ तौर पे कहना है अपने डिसेंट नोट में, यानी कि इन्होंने अपने असहमति पत्र शेयर किया है सार्वजनिक रूप से। सबको बताया कि देखो, मैं बहुत ज्यादा असहमत हूँ मुख्य निर्वाचन आयुक्त और एक जो हमारे नए निर्वाचन आयुक्त आए हैं उनकी नियुक्ति को लेकर के। क्यों हूँ? तो उनका साफ तौर पर यह कहना है यहाँ पर कि देखिए, इट इज डिसरिस्पेक्टफुल एंड डिसकॉर्टियस टू अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एट मिडनाइट। तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि देखो, आप तो पहली बात आधी रात को बैठ करके भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम फाइनल कर रहे हो। ये पूरी तरह से अशिष्ट है और साथ साथ ये पूरी तरह से गलत तरीका है, गलत विधि है, अपमानजनक तरीका है। इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अब इसको लेकर के उन्होंने काफी सारी बातें जो है वो अपने असहमति पत्र में प्रस्तुत कर दी। हालांकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के या अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के विवाद नया भी नहीं है। हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद से चल रहा है लगातार। हालांकि इस विवाद को ठीक करने के लिए एक कानून 2023 में आया था। अब उस कानून के आने के बावजूद चीजें नहीं थम रही है, तो जरूरी एक बार अच्छे से हम लोग विस्तार से चर्चा करें इस पूरे मुद्दे पर, देखें क्या क्या इसके अंदर शामिल है। तो लेकिन देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि राहुल गांधी वैसे अपना विवाद उठा रहे हैं, पर विवादों के बावजूद हमारा फिलहाल जो इलेक्शन कमीशन है पूरी तरह से गठित हो चुका है। हमारे नए आ चुके हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और इनको ज्वाइन किया है साथ में एक और इलेक्शन कमिश्नर विवेक जोशी साहब ने। तो अब फिलहाल हमारी जो स्थिति है इलेक्शन कमीशन की वो कुछ इस प्रकार से है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए हैं श्री ज्ञानेश कुमार। इनके साथ में जो दो अन्य निर्वाचन आयुक्त जिनको हम लोग कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, उनमें नाम शामिल है डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू का। हालांकि ये 15 मार्च 2024 से इस पद को संभाले हुए हैं। वहीं साथ साथ जो इनको न्यूली ज्वाइन किए हैं वो हैं डॉक्टर विवेक जोशी। ठीक है, तो अब इस प्रकार से हमारी ये स्थिति है इलेक्शन कमिश्नर की। ये आपको समझने की ये अब हमारा इलेक्शन कमीशन हो गया है। अब इससे जुड़ी चीजों में अब राहुल गांधी सबका क्या क्या कहना है दरअसल वो समझते हैं। तो इनका साफ तौर पर यह कहना है कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के द्वारा नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चयन के लिए आधी रात को निर्णय लेना अपमानजनक और अशिष्टतापूर्ण है। तो इन्होंने साफ तौर पर की चीजें जो है वो गलत चल रही है। भाई, आप आधी रात को बैठ करके बताओ, इलेक्शन कमिश्नर बना दे रहे हो किसी को भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दे, मतलब कोई तरीका होता है? कहीं से लग रहा है कोई तरीका अपने आप में? मतलब खुद सोचने वाली बात है। आप आधी रात को किसी को बना दे रहे हो पद पे, उस व्यक्ति को भी सब पता नहीं होगा कि हाँ मेरा नाम आएगा। ठीक है, तो एक इनकी खास बात यह है। अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखिए, दरअसल 2023 में ना हमारी केंद्र सरकार जो है एक कानून लेकर के आई थी और 2023 के कानून के हिसाब से जो व्यवस्था है वो ये कहती है कि हमारे जो इलेक्शन कमीशन के अंदर लोग होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और साथ साथ में जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके लिए एक चयन समिति होगी और चयन समिति के अंदर होंगे हमारे प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और उनके साथ में कोई एक कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा वो कोई भी हो सकता है, जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या जो भी हमारे प्रधानमंत्री रहे उस व्यक्ति को जो ठीक लगे वो किसी भी कैबिनेट मंत्री को ले सकता है यहाँ पर चयन समिति में आगे के निर्णय लेने के लिए। तो इन्होंने ये विवाद उठाया। तो विवाद क्यों उठाया? दरअसल ये चाहते थे कि अभी फिलहाल हमारे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे और अन्य निर्वाचन आयुक्त थे वो फाइनल ना हो, उनके नाम सामने ना आए। अब नाम क्यों नहीं आने चाहिए? दरअसल विवाद चल रहा है जब से कानून आया और कानून के विवाद के बाद अभी हमारे जो कुछ दिन पहले ही नए भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस संजीव खन्ना, उनके सामने पिटीशन लगा के बोला गया बार बार कि देखिए जी, हमारा जो निर्वाचन आयुक्तों से जुड़ा हुआ कानून है आप रिव्यू कीजिए क्योंकि ये गलत तरीके से बना हुआ है। तो अब बार बार बोल रहे थे तो फिर उन्होंने भी हाँ कर दी कि चलो हम सुनवाई करते हैं। तो सुनवाई की जो डेट थी वो रखी गई थी 19 फरवरी। तो 19 फरवरी को सुनवाई होनी थी। तो राहुल गांधी साहब का ये कहना था कि चलो एक बार सुन लेते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, उसके बाद सोच लेंगे कि नियुक्ति करनी है या नहीं करनी है, किस व्यक्ति को इस पद पे लेके आना। तो ये चाहते थे कि इंतजार किया जाए, पर फिलहाल जो हमारी चयन समिति के बाकी दो लोग हैं उन लोगों ने इंतजार करना उचित नहीं समझा और निर्णय जो है वो फाइनल कर दिया। तो इसी वजह से यहाँ पर यह कहना है कि भाई देखो, समिति की संरचना और प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय में पहले ही चुनौती दी जा रही है और समय भी बहुत कम बचा है, आप फिर भी बैठक कर रहे हो और नाम फाइनल कर रहे हो, ये तो तरीका गलत माना जाएगा। आप पूरी तरह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहे हो और पहले भी आप उल्लंघन कर चुके हो। पहले क्या उल्लंघन किया है हमारी सरकार ने या प्रधानमंत्री ये बने, तो उन सभी चीज़ों को भी हम लोग अभी अच्छे समझेंगे कि उनका मामला क्या रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर इनका ये कहना है कि देखिए जी, हमारी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को आप लोगों ने कमजोर किया है और कमजोर करने के साथ साथ करोड़ों मतदाताओं की चिंताओं को भी आप लोगों ने बढ़ाया है। ये सभी चीज़ें आप गलत कर रहे हैं। इसके अलावा इनका ये कहना है कि कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का सबसे जो बुनियादी पहलू है वो बुनियादी पहलू होता है कि किस प्रकार से आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर रहे हैं, उनको चुनने की प्रक्रिया क्या है। तो कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त होनी चाहिए चीज़ें ये।
तो एक इनका ये भी मानना है। तो इनको लगता है कि फिलहाल कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त नहीं है ये चीज़, निष्पक्ष रूप से आप ये काम नहीं संभाल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको बता चुका हूं कि विवाद नया नहीं है। नया विवाद क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए उसके पीछे का रीजन है हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़। दरअसल इनके पास मामला आया था ये वाला कि देखिए हमारे देश में ना निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए ना कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था क्यों नहीं है? जब कभी हम लोग पढ़ते हैं संविधान को तो हमें पता चलता है संविधान के अनुच्छेद 324 के बारे में। अब हमारे संविधान का अनुच्छेद 324 ये कहता है कि ठीक है, निर्वाचन आयोग होगा और इस निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होगी देश भर में निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से आप चुनाव करवाओ। लेकिन यहां पर यह बोला गया कि ठीक है चुनाव तो करवाना है, लेकिन चुनाव कौन कराएगा? तो बोला गया कि देखिए जी इसके अंदर एक मुख्य व्यक्ति होगा, वो होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। हालांकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों का पद की संख्या घटती बढ़ती रही है, लेकिन वर्तमान स्थिति ये कहती है कि 2 निर्वाचन आयुक्त भी इनके साथ में होंगे। तो टोटल 3 मेंबर बॉडी हो गई। अब ये 3 मेंबर बॉडी बनेगी कैसे? तो पहले व्यवस्था ये थी कि सरकार जो नाम सिफारिश कर दिया करती थी, राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को इस पद पे बिठा दिया करते थे, और कोई व्यक्ति अगर बैठ जाता है हमारे चुनाव आयोग में आकर के तो उसके बाद फिर वह व्यक्ति या तो 6 वर्ष तक काम करेगा या फिर 65 वर्ष की उम्र पूरी होने तक काम करेगा। जो भी चीज पहले हो जाए फिर बाद में उस व्यक्ति को अपना पद छोड़ना होगा। तो यहाँ पर यह नहीं बताया गया था कि क्या प्रॉपर सिस्टम है, तो ट्रांसपेरेंसी की कमी लगा करती थी यहाँ पर। तो उसी ट्रांसपेरेंसी को लेकर के हमारे जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने एक फैसला सुनाया 2 मार्च 2023 को। कब सुनाया? 2 मार्च 2023 को। तो उन्होंने यह कह दिया कि देखो जी वास्तव में ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है और सबको तरीका भी नहीं पता कि किस विधि के आधार पर आप यहाँ पर निर्णय ले रहे हैं कि कौन बनेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और कौन बनेगा अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो अब दरअसल हम लोग एक काम करते हैं, हमारे पास में एक चयन समिति रहेगी। तो चयन समिति के अंदर कौन होगा? तो यहीं पे इन्होंने बताया था कि जी प्रधानमंत्री कहानी संभालेंगे, इसके साथ साथ यहाँ पर जो कहानी संभाली जाएगी वहां पर रहेंगे लीडर ऑफ ओपोजिशन। ठीक है, और वहीं साथ में आप CJI को भी लीजिए। किसको लीजिए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी लीजिए। इनका ये भी कहना था। तो ये चाहते थे कि ठीक है कहीं ना कहीं जुडिशरी की इन्वॉल्वमेंट रहे। अब जैसे ही इन्होंने ये आदेश दिया 2 मार्च 2023 को, आदेश देने के साथ ही इन्होंने ये कहा कि मैं केंद्र सरकार से ये भी कहता हूं कि आप इसके लिए एक प्रॉपर कानून बनाएं और कानून बनाकर उसमें चयन समिति का उल्लेख कीजिए और बताइए कि ये 3 लोग मिलकर के निर्णय लेंगे आने वाले समय में कि कौन संभालेगा हमारे चुनाव आयोग की जिम्मेदारी। अब सरकार के पास पहुंच गया आदेश, तो सरकार ने कहा कि चलिए जी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो कानून भी बनाया जाएगा। लेकिन कानून बनाने की शक्तियां तो केंद्र सरकार के पास ही है, कैबिनेट के पास ही है। अब आपको ही करना है जो करना है। तो केंद्र सरकार ने थोड़ा सा खेल कर दिया। अब केंद्र सरकार ने क्या किया कि केंद्र सरकार लेकर के आती है एक बिल और बिल को नाम देती है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें और पदावधि विधेयक 2023। यह विधेयक सबसे पहले राज्यसभा में आता है 10 अगस्त 2023 को। फिर यह यहां से पास होता है 12 दिसंबर 2023 को। फिर यह पहुंच जाता है लोकसभा में और लोकसभा से यह 21 दिसंबर 2023 तक पास हो जाता है और बाद में कानून बन जाता है। अब खेल क्या हुआ? अब दरअसल खेल यहां पर इस प्रकार से हुआ कि हमारे CJI साहब ने कहा था कि चयन समिति होगी। केंद्र सरकार ने भी कहा कि जी ठीक है बिल्कुल चयन समिति होगी, आपकी बात हम मानेंगे ही मानेंगे, कुछ भी इंकार नहीं करने वाले हैं। इन्होंने कहा कि PM को लीजिए, तो केंद्र सरकार ने कहा कि हाँ बिल्कुल लेंगे ही लेंगे। इन्होंने कहा लीडर ऑफ अपोजिशन भी लीजिए, इन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर इन्होंने ये भी पूछ लिया कि मान लीजिए लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं हो तो ये कह दिया गया कि चलिए जो सबसे बड़ा दल बन जाता है एक बार को, आप उसके जो भी उसका लीडर आप उसको ले लीजिए। तो या तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो नियुक्त है या फिर जो सबसे बड़ा दल है उसके नेता को आप ले सकते हैं। तो चलिए जिन्होंने कहा कि चलिए ये बात भी ठीक है, और बात जो है वो भी तक संसद के दरमियान थी। अब पहुंचना था आपको जुडिशरी तक। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने कह दिया कि CJI को तो हम नहीं ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पर लेंगे एक अपने कैबिनेट मिनिस्टर को, मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट लेंगे अब हम यहाँ पर। ठीक है, तो जैसा आप कंफर्टेबल हो वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, MOC या फिर CM। ठीक, तो अब इन्होंने कह दिया कि मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट लेंगे जी अब हम यहाँ पर एक। अब जैसे ही ये विधेयक सबके सामने आया बहुत ज्यादा दंगा हुआ, बहुत उधम मचाया। सब लोगों ने कहा कि आप तो पूरी तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आपसे कह रहा है कि आपको CJI रखना है, आप कैबिनेट मिनिस्टर डाल दे रहे हैं। ये तो आपका सब मन का हो गया और आप मनमर्जी कर रहे हैं। मतलब जुडिशरी ऊपर है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो आप कर नहीं सकते, फिर भी आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी सरकार ने कहा कि देखो जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक अलग मामला है, पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? वो तो हमारे पास है। अब जब कानून बनाने का अधिकार हमारे पास में है तो ऐसी स्थिति में अगर आप कोई भी बातें कहते हो तो फिर तो आप हमारे राइट्स के अंदर इंटरफेयर कर रहे हो। ये तो आपकी दखल अंदाजी है। क्या इस दखल अंदाजी को स्वीकार किया जाना चाहिए? और जैसा विधेयक तैयार किया गया केंद्र सरकार के द्वारा उसी रूप में ये विधेयक पास भी हुआ और CJI को रखा भी नहीं गया, कैबिनेट मिनिस्टर ही रहे वहां पर। जिसको भी प्रधानमंत्री उचित समझे उसको शामिल कर सकते हैं। जैसे कि अभी डिसीजन जो है वो अमित शाह यानी कि जो हमारे गृह मंत्री हैं उनके साथ बैठ के लिया गया और नियम हमारा जो ये विधेयक आया था ये विधेयक कानून बन गया और व्यवस्था इसी के अकॉर्डिंग चल रही है।
अब जब ये विधेयक आया, अब ये कानून बन गया, तो कानून बनने के बाद अलग अलग संगठन, विपक्ष के अलग अलग नेता, बहुत सारे लोग बार बार जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। जब जिस टाइम जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे, उनके सामने मुद्दा रखा गया, तो उन्होंने भी सुनवाई करी और उन्होंने सुनवाई करते हुए कहा कि ठीक है, कानून तो वैध है, क्योंकि शक्तियां कानून बनाने की जो है वो तो केंद्र सरकार के पास ही है। सुप्रीम कोर्ट केवल आपको आदेश निर्देश दे सकता है, लेकिन जब मेन अथॉरिटी आप हैं तो फिर हम क्यों इंटरफेयर करेंगे चीजों में, बार बार इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने पीछे खींच लिया। अब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो गए, अब नए नए आए हैं जस्टिस संजीव खन्ना। तो अब ऐसी स्थिति में अब इनके बेंच के सामने बार बार बोला जा रहा है कि आप सुनवाई करो और आदेश दो सरकार को कि सीजेआई ही रहे, या तो फिर केंद्र सरकार की मनमानी चलेगी, मनमानी सारे काम होंगे और अपनी मर्जी से किसी को भी बना देंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर। और फिर सबको पता है ना क्या बोलते हैं बीजेपी के बारे में कि इलेक्शन में धांधली का मुद्दा चलता। तो अब यही कहते हैं कि आप क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंसी से छेड़छाड़ करते हैं, आप इलेक्शन को अपने हिसाब से रोटेट कर लेते हैं, अपने हिसाब से इलेक्शन चलवाते हैं, अपने लोगों को अपॉइंट करके आप पूरी तरह से व्यवस्था को अपने पक्ष में झुका करके ही लेकर के चल रहे हैं। तो वही वाली विवाद जो था वो विवाद उठे बार बार कोर्ट के सामने। तो अब फिलहाल जस्टिस संजीव खन्ना साहब के जो बेंच है उन्होंने भी कहा चलो सुनवाई कर लेते हैं, तो इसी वजह से सुनवाई हो रही है। तो अब जब हम लोग पहुंच गए हैं इस कानून तक, तो इस कानून को समझते हैं कि क्या क्या प्रावधान किए। चयन समिति वाली बात आप समझ गए ना कि चयन समिति होगी और कौन कौन चयन समिति में रहेगा। अब जिस समय विधेयक लाया गया था तो इस विधेयक पे जिम्मेदारी थी कि ये विधेयक चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्त और कार्य संचालन अधिनियम 1991 को प्रतिस्थापित करे, यानी कि उसकी जगह ले ले पूरी तरह से। तो जगह ली और कैसे अपॉइंटमेंट्स होगी, कैसे हटाया जाएगा, सारी बातें की गई। अपॉइंटमेंट की जिम्मेदारी फिर राष्ट्रपति के पास ही आई कि देखिए जी आपको ही नियुक्ति करानी है, बस जो हमारी ये चयन समिति है, ये चयन समिति आपके पास बस नाम भेजेगी। ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया यहाँ से। चलिए अब इसके साथ साथ साफ तौर पे यहाँ पर क्या बोल दिया गया कि अकेले जिम्मेदारी चयन समिति के पास नहीं रहेगी। चयन समिति के काम को आगे संचालित करने के लिए बोला गया कि एक खोज समिति बनाएंगे हम। अब एक खोज समिति भी बननी थी। अब खोज समिति कौन संभाले, तो खोज समिति की जिम्मेदारी आई कैबिनेट सचिव के पास। कहा गया कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हम लोग खोज समिति बनाएंगे। इस खोज समिति की जिम्मेदारी है कि ये 5 नाम चुने देश भर से और ये 5 नाम चुन करके हमारी चयन समिति को भेजे। और चयन समिति की जिम्मेदारी होगी कि 5 नामों में से किसी, अगर एक पद के लिए व्यक्ति चाहिए या तीनों पद के लिए चाहिए, तो उसमें से नाम वो अपने हिसाब से चूज कर ले जो भी इसको उपयुक्त लगते हैं। हालांकि यहाँ पर एक और ट्विस्ट है। अब यहाँ ट्विस्ट किया, अब यहाँ पर प्रोविजन तो किया गया कि खोज समिति रहेगी, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में होगी, 5 नाम सुझाएगी, लेकिन अब यहाँ पर यह भी बोल दिया गया कि जरूरी नहीं है कि चयन समिति इन 5 नामों के हिसाब से चले। अगर चयन समिति को लगता है कि कोई और व्यक्ति योग्य है इन 5 नामों के अलावा, तो इन 5 के 5 नामों को आप दरकिनार कर सकते हैं, अपनी पसंद का कोई और व्यक्ति यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। अब इस प्रावधान को लेकर के भी थोड़ा सा यहाँ पर डिस्प्यूट वगैरह चलता रहता है। तो ये थोड़ा सा सिस्टम इन्होंने तैयार कर दिया। अब इस सिस्टम को तैयार करने के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर यह भी बता दिया कि हमारा जो ये इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे, इनकी जो सेवा की शर्तें होंगी ये कैबिनेट सचिव के बराबर ही होंगी। यानी कि जिस तरह से कैबिनेट सचिव को हम लोग ट्रीट करते हैं सैलरी वगैरह बाकी चीज़ों में, तो ये सेम चीज़ें जो होंगी वो हम लोग अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे हमारे, उनके लिए हम लोग इसकी व्यवस्था रखेंगे। अब पिछली बार व्यवस्था क्या थी, पहले दरअसल व्यवस्था अलग थी। 1991 का कानून कहता था कि सुप्रीम कोर्ट के जज के हिसाब से रहेगी, लेकिन अब जो हमारा यहाँ पर नया कानून है ये कहता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं, आप कैबिनेट सचिव के हिसाब से इसको लेकर के चलिए। और इसके अलावा इसके अंदर ये व्यवस्था कर दी गई कि बताइए कौन हो सकता है व्यक्ति। तो कुछ क्राइटेरिया बताए गए कि एक ईमानदार व्यक्ति रहे, चुनाव के प्रबंधन और संचालन के समझ हो, ज्ञान हो उस व्यक्ति को, सरकार के सचिव पद के समकक्ष का ही कोई व्यक्ति हो तो ठीक रहेगा। तो ये कुछ बताई गई पात्रता कि कौन हो सकता है और कौन व्यक्ति रहे, मतलब कुछ कुछ खास चीज़ें जो है वो यहाँ पर इन्होंने क्लियर की। नियम रखा गया वही पुराना कि 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष तक ही आप कार्य संभालेंगे। ये भी बता दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति इलेक्शन कमिश्नर के पद से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है तो ऐसी स्थिति में कार्यकाल जो होगा वो टोटल 6 वर्षों का होगा। आप ये नहीं कह सकते कि 3 साल आपने इलेक्शन कमिश्नर के पद पर काम कर लिया तो बाद में आपको अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया तो आप कहेंगे कि पूरे 6 वर्ष लूंगा। नहीं, अगर आप 3 वर्ष पहले ही रह चुके हैं इलेक्शन कमिश्नर के पद पे तो आपके पास आप सिर्फ 3 वर्ष ही रह रहे हैं, और अभी उस कंडीशन में कि अगर आप 65 वर्ष की आयु को छू नहीं रहे हैं तब जाकर के ये मामला है, अदरवाइज ये मामला नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें व्यवस्थित इन्होंने यहाँ पर कर दी। ये पूरा का पूरा नया कानून तैयार कर दिया और ये कानून फिलहाल व्यवस्था में चल रहा है। और सीधे तौर पे कहूँ तो यही कानून ना हमारी व्यवस्था में सारी आफत की जड़ भी बना हुआ है, क्योंकि सरकार तो संभाल रही है, क्योंकि सरकार ने बनाई चीज़ें संचालित की जा रही है, लेकिन विपक्ष को बड़ा इस पर विवाद है। जैसे कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी शामिल ही नहीं हुए, उन्होंने बैठक से दूर रहे, वो फिर अपना असहमति पत्र निकाला, सार्वजनिक भी किया। तो ये विवाद है और ये विवाद चल रहा है लगातार, ठीक है ना, और कंटिन्यू ऐसे ही बना हुआ है। हालांकि पहले भी कई बार रिकमेंडेशंस आई थी अलग अलग रूप में कि ठीक है अपॉइंटमेंट के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम होना चाहिए, लेकिन
अंत में क्या हुआ कि फिलहाल हमारी जो वर्तमान में सरकार चल रही है उस सरकार यानी कि मोदी सरकार के समय ही 2023 में निर्णय हुआ और फिर ये कानून हमारे सामने आया। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था है। तो फिलहाल अब जरा हमारे जो वर्तमान में सीजेआई साहब है, जस्टिस संजीव खन्ना, इनको बोला जा रहा है सुनवाई करो और बोलो कि केंद्र सरकार का काम गलत था। तो सुनवाई की जा रही है अलग अलग। हालांकि अब जो नई डेट आई है वो नई डेट इन्होंने कही है कि 19 मार्च तक समय नहीं है, तो 19 मार्च की डेट अभी हम लोग फाइनल करते हैं। 19 मार्च को सुनवाई करेंगे, देखते हैं क्या चीज़ें रहेंगी। तो जब 19 मार्च को जजमेंट आएगा तो अगर कुछ बदलाव आता है, कुछ नया आता है, तो बिल्कुल हम लोग बढ़िया से फिर डिस्कस करेंगे, अच्छे से देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा, क्योंकि मुद्दा जो है वो काफ़ी थोड़ा सा अलग अलग मामलों में अलग अलग इश्यूज उठा रहा है। जहां एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि सीजीआई का आदेश था कि सीजीआई रहने चाहिए, उनको ही बाहर कर दिया गया। तो एक तरफ से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चल रहा है। तो अब देखा जाना ये भी है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऊपर रहेगा या फिर संसद की कानून बनाने की शक्तियां। एक विवाद अपने आप में ये खास है। और क्या कुछ और हो सकता है चयन समिति को लेकर के, ये हमें हमारा कोर्ट बताएगा और बाद में देखेंगे सरकार उसको मानेगी या नहीं। बट फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। बाकी आप लोग का क्या रुख है इस हमारे कानून पर और राहुल गांधी के जो उनके स्टेटमेंट्स उसको लेकर के, कमेंट में मुझे आप लोग ज़रूर से बताएंगे। और साथ ही अगर आप लोगों ने हमारा स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बाकी साथियों तक शेयर वीडियो ज़रूर करनी है, लाइक भी ज़रूर करके जाना है और बस बने लेना है ऐसे ही और बने रहते हुए पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू सो मच आज के लिए। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।